नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है, जब बेटी ने सास पर हुक्म चलाया तो माँ फूली न समाई। लेकिन जब अपनी बहू ने खुद से उल्टी जुबान चलाई तो उस पर चढ़ बैठी। लेकिन फिर बेटे और ससुर ने भी दिया अपनी बहू का साथ और माँ बेटी की अकल ठिकाने लगाने को रचा एक षड्यंत्र। आखिर क्या किया ऐसा कि दोनों के होश ठिकाने लगा दिए। दो बुजुर्ग दंपत्ति बाहर की तरफ बैठे हुए थे। तभी अंदर से उनकी बहू निकल कर आई और अपने ससुर की तरफ कपड़े फेंकती हुई बोली, बुढ़े, पूरे दिन पता नहीं क्या करता रहता है। यहाँ बैठे बैठे क्या बढ़ रहा है। यह ले कपड़े और सारे के सारे कपड़े धोकर डाल दे। और बुढ़िया, तू घर का सारा काम पड़ा हुआ है और आकर यहाँ पर बातें ठोक रही है। सारी दोपहरी बैठकर तुम लोग बातें ठोकते रहोगे तो घर का काम कौन करेगा। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे और मुझे भी भूख लग रही है, तो चुपचाप उठकर अंदर जा और आकर खाना बना, क्योंकि तू इतनी जल्दी तो खाना बना नहीं देगी। तुझे खाना बनाने में ही 2 घंटे लगते हैं, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। और अगर आज तूने खाना बनाने में देर की और बच्चे भूख भूख चिल्लाने लगे ना, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और एक औरत यह सब देखकर उस लड़की को शाबाशी देती हुई बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा, ऐसे लोगों को इनकी औकात में ही रखना चाहिए। कौन थी वह औरत जो उस लड़की को इतनी गलत सीख विद्या दे रही थी और उसके किए हुए इस गलत बर्ताव को वह सही साबित कर रही थी। उसमें 2 थप्पड़ मारकर उसे सही बात बताने की बजाय उसकी की हुई इस हरकत को शाबाशी दे रही थी। चलिए चलते हैं कुछ समय पहले और जानते हैं कि वह दोनों बुजुर्ग दंपत्ति कौन थे जिन पर वह लड़की अपना हुक्म चला रही थी। यह कहानी है सोहनलाल जी, उनकी पत्नी प्रेमवती जी और उनके बच्चों की। सोहनलाल जी और उनकी पत्नी प्रेमवती जी अपने माता पिता के साथ रहते थे। सोहनलाल जी के माता पिता किसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दी थी। सोहनलाल जी के माता पिता ने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और किसी काबिल बनाया। उधर सोहनलाल जी भी अपने माता पिता की इज्जत किया करते थे और उनके लिए हुए फैसलों का सम्मान भी किया करते थे। सोहनलाल जी के माता पिता ने सोहनलाल जी को और उनकी बहन को पढ़ने लिखने के लिए कभी मना नहीं किया। जहाँ तक हुआ और जब तक उनका मन किया, उन्होंने उन्हें पढ़ाया। सोहनलाल जी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे। वह अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और उनकी बहन की भी शादी उनके माता पिता ने समय रहते ही कर दी थी। अब अपनी बेटी की शादी करने के बाद वे बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी जिस लड़के से की थी, वह भी पढ़ा लिखा समझदार था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था, जो छोटी छोटी सी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। ना कि राई का पहाड़ बनाना। उन लोगों को अपने परिवार में सुख शांति चाहिए थी, ना कि छोटी छोटी सी बातों पर बवाल करना। अगर कभी किसी वजह से उनकी बेटी कोई गलती कर भी दिया करती तो सब लोग उसकी उस गलती को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। और साथ ही उनकी बेटी भी समझदार थी, इस वजह से वह जानबूझकर या जल्दी से कोई गलती नहीं किया करती थी। लेकिन अगर कभी कदाल बाई चांस कोई गलती हो जाती तो उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे और साथ ही उसका पति भी बहुत सपोर्टिव था। शादी के बाद उसने प्राइवेट जॉब करने के लिए अपने परिवार वालों से और अपने पति से परमिशन मांगी और उन लोगों ने भी हामी भर दी और उसको प्राइवेट जॉब करने की परमिशन दे दी। उधर उसका भाई, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, जो अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, माता पिता की भी बहुत इज्जत करता था। अब सोहनलाल जी के माता पिता ने सोहनलाल जी के लिए भी एक अच्छी सी लड़की देखी और उससे सोहनलाल जी की शादी करा दी। सोहनलाल जी का परिवार अब एक अच्छा खासा परिवार था, जिन्हें ना ही तो पैसों की तंगी थी और ना ही किसी और तरीके की। ना ही उनका आस पड़ोस में किसी से झगड़ा रहता था, इसीलिए ना ही उनके कोई दुश्मन थे। परिवार बहुत ही अच्छे से रह रहा था उनका। सोहनलाल जी की
पत्नी भी परिवार से जुड़कर चलने वाली ही महिला थीं। सोहनलाल जी की पत्नी प्रेमवती जी अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थीं। अपने सास ससुर का भी वह अपने माता पिता की तरह ही ध्यान रखती थीं। कभी किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं होने देती थीं। और उधर अगर कभी उनके सास ससुर उन्हें कुछ कह भी दिया करते तो उनकी बात का उल्टा जवाब भी नहीं दिया करती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और अगर उन्होंने गलती की है तो इसलिए उन्हें डांटना भी चाहिए। तभी वह आगे से संभाल कर रहेंगी और गलती नहीं करेंगी। जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हुई है तो वह अपनी गलती को सुधारेंगी कैसे। अब सोहनलाल जी के एक बेटा हुआ और एक बेटी। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। तो सोहनलाल जी के माता पिता ने जैसी परवरिश उनकी की थी, अपने दोनों बच्चों को बराबर का वे भी प्यार देते और कभी दोनों में भेदभाव नहीं किया था। वैसे ही सोहनलाल जी ने भी अपने बेटे बेटी में कभी भेदभाव नहीं किया। दोनों को अच्छे से रखते थे। पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, किसी चीज़ में भी वह भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सोहनलाल जी के बड़े बेटे जो अब कॉलेज में आ गया था, वह पहले पढ़ने में बहुत होनहार था और जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वह फर्स्ट ईयर में तो उसने कॉलेज टॉप किया था, लेकिन धीरे धीरे वह पढ़ने में फिसड्डी होता चला गया। कॉलेज जाने के बाद जाने क्या हुआ, उसका पढ़ाई से मन बिल्कुल हट गया और वह दिन भर बस आवारागर्दी करने लगा, इधर उधर घूमना फिरना, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और उधर कॉलेज में एडमिशन के बाद वह किसी लड़की से बात करने लगा। फर्स्ट ईयर में तो उसने दिन रात मेहनत की थी, जिससे उसने फर्स्ट ईयर टॉप किया था और उसी की वजह से वह सारे कॉलेज के बच्चों की नज़रों में आ गया था। क्लास का हर एक टीचर भी उसे अच्छे से जानता था और क्लास का हर एक बच्चा भी कि ये पढ़ने में बहुत होनहार है, इसने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था। हर कोई उसकी पूंछ बनकर घूमने लगा और जब उसके आगे वह ये सब करते तो वह खुद को पता नहीं जाने क्या समझने लगा कि मानो वह कोई सेलिब्रिटी है, उसके आगे पीछे भीड़ घूम रही है। वह सबको एक्टिंग दिखाने लगा, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। जब फर्स्ट ईयर में उसने दिन रात पढ़ाई की थी तो घर पर भी सभी की नज़रों में था, लेकिन जैसे ही वह सेकंड ईयर में आया तो उसका किताबों से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और जब भी उसके माता पिता या बहन पढ़ने के लिए कहते तो वह किसी किसी चीज़ का बहाना बना देता था कि मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं और रही बात रिवीजन की तो वह एग्ज़ाम टाइम पर मैं कर ही लूँगा। और आप लोगों को पता है ना कि मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज टॉप किया था, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी पढ़ाई मैनेज कर लूँगा। आप अपना काम कीजिए ना, फालतू में मेरी टेंशन मत लीजिए आप लोग। और तो तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, तेरे बोर्ड के एग्ज़ाम है ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ना कि मुझ पर। उसकी बहन छोटी होने के साथ साथ बहुत तेज भी थी। वह अपने भाई पर हमेशा ध्यान रखती थी। जब उसका भाई दिन रात फ़ोन में लगा रहता तब वह चुपके चुपके अपने भाई की फ़ोन पर बातें सुनती रहती थी। उसे भी समझ आने लगा था कि भाई किसी लड़की के चक्कर में पड़ रहा है, जिसकी वजह से वह पढ़ाई पर भी दिमाग नहीं लगा रहा है। और इसका नतीजा कुछ ही समय में सब लोगों के सामने आ गया कि सेकेंड ईयर में उसका भाई, जिसने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था, वह सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक लगा कर बैठा था। तो इस बात पर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं क्लास में कोई बच्चा कहता कि फर्स्ट ईयर में तो इसका तुक्का लग गया था, तो कोई कहता कि पढ़ने में इतना होनहार नहीं है, पता नहीं कैसे फर्स्ट ईयर में टॉप किया था। इन सब बातों से वह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जब घर पहुंचा, घर भी बहुत सारे सवाल
किसी की बात का जवाब ना देते हुए वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। और अब तो वह उठता, नहाता धोता, खाता और सीधे कॉलेज निकल जाता। पढ़ाई लिखाई का तो कुछ पता नहीं, लेकिन उधर उसकी बहन ने बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाई थी और उसका किसी अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हो गया। उसकी परसेंटेज के बेसिस पर उसे स्कॉलरशिप भी मिला, जिससे उसे अपने माँ बाप को स्टडी करने में बहुत मदद की। इस स्कॉलरशिप से उसके माता पिता को बहुत हेल्प मिली। वह अपने माता पिता पर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पर लिया। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर ज़्यादा खर्च हो, इसीलिए उसने कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी कर ली, जिससे वह अपना खर्चा निकाल सके। उसके माता पिता ने बहुत मना किया, लेकिन उसने उनसे कहा कि कोई बात नहीं है, वैसे भी आप लोग भैया का खर्चा तो चला ही रहे हैं ना, और इससे ज़्यादा अच्छा तो यही है कि मैं खाली टाइम में पार्ट टाइम जॉब ही कर लूँ, जिससे मैं अपना खर्चा भी उठाऊँगी। और इसीलिए अब वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका भाई, जिसकी अब शादी की उम्र हो गई थी, तो उसके माता पिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी के लिए अपने बेटे से कहा, लेकिन उनके बेटे ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। कि कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद ही शादी करूंगा। माता पिता ने उसे समझाया और कहा कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, अगर वह चाहे तो शादी के बाद भी काम कर सकता है, और वैसे भी लड़की बहुत अच्छी है, परिवार को जोड़कर चलने वाली है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। जब माता पिता ने बहुत ज़्यादा जिद की तो उनका बेटा लोकेश बोला, अरे आप लोगों से कितनी बार कहूँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, और मैं उसे कॉलेज के टाइम से पसंद करता हूँ, तो मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता, और चाहे वह आपको पसंद आए या ना आए, शादी तो मैं उसी से करूँगा। उसकी यह बात सुनकर दोनों को थोड़ा अजीब लगा कि पसंद आए या ना आए का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह कहने लगे कि ठीक है, तुम हमें पहले लड़की से मिलवा तो दो। तब वह बोला, इसमें मिलवाना क्या है, मैंने रागिनी से शादी करने का फैसला किया है और मैं आप लोगों को इस बारे में बताने ही वाला था। उससे पहले तो आप लोगों ने किसी और लड़की से मेरी शादी की बातें चला दी। मेरी और रागिनी की कोर्ट मैरिज अगले हफ्ते की है। मैं रागिनी से कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ। यह सुनकर वह लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि उनका बेटा शादी करने वाला है, और उसने इस बारे में उन्हें कुछ बताया भी नहीं। तब वह अपने बेटे से कहने लगे कि कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि हमने किसी लड़की से शादी की बात की, अगर हम तुमसे नहीं करते तब तो तुम हमें अपनी शादी के बारे में बताते ही नहीं, और हो सकता है कि शादी के बाद भी तुम हमसे ये बात नहीं बताते। तब वह बोला, ऐसे कैसा हो सकता है माँ, शादी के बाद मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँगा, आखिर मैं यहाँ आकर ही तो रहूँगा ना मैं, और वह भी यहीं आकर रहेगी ना। तो माता पिता उसकी इस बात पर बहुत ज़्यादा शौक थे कि यह हमसे कैसे बात कर रहा है, इसे ज़रा सी शर्म नहीं आ रही, पर वह कर भी क्या सकते थे। उन्होंने कहा कि पहले हमें लड़की देखनी है, अगर वह हमें पसंद आएगी तभी तुम्हारी उससे शादी होगी, वरना बिल्कुल नहीं, भूल जाओ कि तुम्हारी शादी उससे होगी भी। तभी वह गुस्से में बोला, क्या भूल जाओ, कहा ना, शादी करूँगा तो मैं उसी से करूँगा, तो इसीलिए तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगले हफ्ते मेरी शादी है, अगर ज़्यादा मन कर रहा है उससे मिलने का तो मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। उसने अगले दिन उस लड़की को घर बुलाया। जब वह घर आई तो उसने प्रेमवती जी और सोहनलाल जी से बहुत प्यार से बात की, और उन लोगों को भी लड़की बहुत अच्छी लगी कि लड़की पढ़ी लिखी होने के साथ साथ संस्कारी भी है। जब वह घर से गई तो उसके जाने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे लोकेश पर बहुत गुस्सा किया कि तुम तो हमसे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे लड़की बहुत बदतमीज़ या बिगड़ी हुई है, जो तुम हमें उससे मिलवाना नहीं चाहते थे, लेकिन लड़की हमें पसंद है और हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। अब उन लोगों ने अपने बेटे की खुशी के चलते
उस लड़की से लोकेश की शादी करवा दी। ऊपर से उन लोगों को भी लड़की पसंद आई थी, क्योंकि लोकेश ने उसे पहले ही अपने माता पिता की आदतों के बारे में बता दिया था कि तुम्हें माता पिता के सामने ऐसे बिहेव करना है। तो उस लड़की ने उसी के अकॉर्डिंग लोकेश के माता पिता से बात की थी और उनके पूछे हुए सवालों का जवाब दिया था। अब शादी के बाद कुछ समय तक तो ठीक था। लोकेश अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। लोकेश की पत्नी घर का सारा काम करती थी। माता पिता अपनी बहू के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और लोकेश यह सब देखकर बहुत खुश था। और उसकी बहन भी अपनी भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लोकेश अपने माता पिता और बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने शादी के लिए ऐसा फैसला इसलिए किया था ताकि उसके माता पिता लड़की की ज़्यादा छानबीन ना करें, क्योंकि वह उसी से शादी करना चाहता था और उसे पसंद करता था। इसीलिए उसकी गलतियां भी लोकेश को नज़र नहीं आती थीं और उन्हीं छोटी मोटी गलती समझकर वह नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन वह जानता था कि अगर माता पिता को पता चला कि यह उनकी टाइप की नहीं है तो वह शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर देंगे। इसीलिए उसने पहले ही घर में इतना तमाशा किया और फिर उस लड़की से अपने माता पिता को मिलाया, ताकि माता पिता उससे जो भी सवाल करें वह तभी उनके जवाब दे दे। तो उसने उस लड़की को भी अच्छे से समझा दिया था कि उसके माता पिता उससे किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं या उससे क्या जानने की कोशिश कर सकते हैं। उस वक्त उस लड़की ने भी बहुत होशियारी से सारे जवाब दिए, जिससे लोकेश के माता पिता को भी उस लड़की पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और ना ही अपने बेटे पर। और उन्होंने इसीलिए अपने बेटे लोकेश की शादी उस लड़की से करवा दी। और अब जब लोकेश ने देखा कि उसके माता पिता और उसकी बहन उसकी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं, तो इसीलिए वह बहुत ज़्यादा खुश था कि अब मेरा पूरा परिवार बहुत खुशी खुशी रह रहा है। और वह अपनी ड्यूटी चला गया। धीरे धीरे लोकेश की पत्नी ने लोकेश से उसकी बहन की शादी करवाने के लिए बात करने लगी और आने वाले 1 साल के अंदर अंदर उसने उसकी बहन की भी शादी करवा दी। उसके माता पिता सोच रहे थे कि बहू समझदार है और परिवार को अपना समझने लगी है, लेकिन वह तो गलत सोच रहे थे। उसने इसीलिए लोकेश की बहन की शादी कराई थी ताकि वह अपने सास ससुर पर और इस घर पर अपना राज चला सके। उसका पति तो नौकरी पर चला जाता और उसे पता था कि उसकी ननद जब तक इस घर में रहेगी वह अपने माता पिता पर किसी भी तरीके का कोई भी हुक्म चलाने नहीं देगी अपनी भाभी को। इसीलिए उसने समय रहते ही अपनी ननद को इस घर से विदा कर दिया था। फिर वह धीरे धीरे अपने रंग बदलने लगी। उसने अच्छा बनने का नाटक पूरे 1 डेढ़ साल तक किया, लेकिन नाटक तो नाटक ही होता है ना, और एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। अब वह लड़की अपने असली रूप में आने लगी थी। अपनी सास पर धीरे धीरे हुक्म चलाने लगी। घर में अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनकर घूमा करती, जैसे वह इस घर की बहू नहीं बेटी है। लेकिन प्रेमवती जी और उनके पति सोहनलाल जी उससे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वह भी उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। इसीलिए वह उसे ज़्यादा टोका टाकी नहीं किया करते थे। और अब तो लोकेश की पत्नी अपनी सास से घर के सारे काम करवाया करती थी, खाना बनाने से लेकर झाड़ू बर्तन तक, और ससुर से सारे घर की क्लीनिंग करवाती थी और कपड़े भी धुलवाती थी। मार्केट से सब्जी लाना सब काम दोनों अपने सास ससुर से ही करवाती थी और खुद पूरे दिन पड़ी रहती थी। उधर इस बारे में लोकेश की बहन को भी कुछ नहीं पता था और ना ही लोकेश को, क्योंकि लोकेश के माता पिता ने लोकेश को इस बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उन्होंने अपनी बेटी को बताया था। वह चुपचाप सारा काम कर लिया करते थे। लोकेश की पत्नी ने 1 डेढ़ साल तक अपने असली रंग इसीलिए नहीं दिखाया था क्योंकि लोकेश के पिता की सरकारी नौकरी थी और अब तक वह अपनी नौकरी पर थे। जैसे ही उनका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद लोकेश की पत्नी उनकी कदर करना उसने कम कर दिया। दिन भर घर में बैठे बैठे ठूंसते रहते हैं,
पहले ही ठीक ठाक कम से कम घर से बाहर तो जाते थे, अब तो 24 घंटे दोनों घर में ही पड़े रहते हैं। थोड़ा बहुत कुछ कसाला कर लो, पड़े पड़े हाथ पैर जाम हो जाएंगे। बदतमीजी करना अब उसने शुरू कर दिया। अब दोनों बुजुर्ग अपना सारा काम करके दोपहर में बाहर बैठे थे कि तभी अंदर से कपड़ों का गट्ठर उठाकर उनकी बहू बाहर की तरफ आई और अपने ससुर के ऊपर कपड़े फेंकती हुई बोली, अरे ओ बुढ़े बुढ़िया, दोनों यहाँ बैठे हैं। दोनों के दोनों यहाँ बैठकर बत्ते ठोक रहे हैं। घर का काम क्या तुम्हारा बाप करेगा आकर? मेरे बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे और तुम दोनों यहाँ पड़े हो। बूढ़े, घर का सारा काम पड़ा है, जाकर जल्दी से इन कपड़ों को धो दो। जब धूप चली जाएगी तब क्या, इन्हें रात को चांद की रोशनी में सुखाएगा। चल जा यहाँ से। और बुढ़िया तू, मुझे भूख लग रही है, बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, 2 घंटे तुझे खाना बनाने में लगेंगे। मेरे बच्चे आकर क्या भूख भूख चिल्लाएंगे? जाकर खाना चढ़ा दे, टाइम से खाना बना देना। अगर मेरे बच्चों ने आकर खाने के लिए बिल्कुल भी आवाज़ लगाई ना और तब तक तूने खाना तैयार नहीं किया तो फिर तू देखना मैं तेरा क्या हाल करूँगी, समझी? अब जा, निकल यहाँ से, जाकर खाना बना और दोनों के दोनों जाकर अपने काम में लग जाओ। ऐसा कहकर उसने अपने सास ससुर को वहाँ से भगाया। इतने में ही पीछे से उसकी माँ उसे शाबाशी देती हुई आई और उससे बोली, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को अपनी मुट्ठी में रखना, वरना अगर तूने बिल्कुल भी इन्हें ढील दी ना तो यह तेरे सर पर चढ़कर नाचेंगे, जैसे अभी तू इन्हें हुक्म दे रही है ना। ये दोनों भी एक दिन तुझे ऐसे ही हुक्म देंगे। अगर तूने ज़रा सी भी ढील दी ना या ज़रा सी भी देर की तूने, इन्हें इनकी औकात दिखाकर रखना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना। ऐसा कहकर अपनी बेटी को बहुत खुश होकर गले लगाती हुई उसकी माँ बोली। उसने देखा कि उसकी माँ के साथ साथ उसके भैया भाभी और पिताजी भी आए हैं, लेकिन वह लोग उसके इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। लेकिन उसकी माँ बहुत खुश थी और वह सबको अपने साथ अंदर ले गई। उसका ऐसा बर्ताव देखकर भाभी भैया को बहुत गुस्सा आया कि यह इन दोनों बुजुर्गों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। उन्होंने अपनी बहन को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तभी उसकी माँ आकर अपने बेटे को डांटती हुई बोली, क्या कह रहा है तू? और तुम क्या शिक्षा दे रही हो मेरी बेटी को? तुम में दिमाग भी है जो तुम दूसरे को ज्ञान देने चली हो? जाओ, जो कर रही है मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। ऐसे बुढ़े बुढ़िया को तो अपने हाथों की मुट्ठी में बंद करके ही रखना चाहिए। वहाँ से उसकी भाभी चुपचाप निकल गई और बाहर जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि वह अपने सास ससुर के साथ खाने के लिए भी चिक चिक कर रही थी। उन दोनों को पेट भरकर खाना भी नहीं दे रही थी कि वह दोनों खा लें। तभी कुछ समय बाद उनका बेटा यानी कि लोकेश आ गया। लोकेश के सामने तो उसकी पत्नी अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी, जैसे दिन रात उनकी सेवा करती है और उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती। उसका ऐसा बर्ताव देखकर भैया भाभी तो बिल्कुल ही चौंक गए कि अभी तो 2 मिनट पहले यह अपने सास ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। अचानक इसे क्या हुआ कि यह उन दोनों को इतनी इज्जत देने लगी? अच्छा, तो यह लोकेश के आने की वजह से है। वह लोग समझ गए थे कि उनकी बहन अपने पति के सामने अपने सास ससुर का ख्याल रखने का दिखावा करती है और अपने पति के जाते ही वह उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती है। जब सब लोग खाना खाकर सोने के लिए चले गए तब उसके भैया भाभी ने सोहन जी और प्रेमवती जी से बात करने की कोशिश की। उनसे कहा कि जब उनकी बहन उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है तो उन्होंने अपने बेटे लोकेश को इस बारे में क्यों नहीं बताया। तब सोहनलाल जी और प्रेमवती जी ने कहा, बताने पर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला बेटा, क्योंकि हमारा बेटा लोकेश वह तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता है और उसकी हर छोटी बड़ी गलती को वह नज़रअंदाज कर देता है। अगर हमारे बताने के बाद भी उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा तो हम लोगों को बहुत दुख होगा। इससे तो अच्छा यह ही है
कि हम यही सोच कर रहें कि हमने अपने बेटे को बताया ही नहीं है, तो वह क्या कर सकता है। सब में कम से कम हमारे दिल को तो सुकून मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमारे बताने के बाद भी उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, तो हम लोगों को बहुत दुख पहुंचेगा। उनकी यह बात उसके भैया भाभी बहुत अच्छे से समझ चुके थे, और वह यह भी समझ चुके थे कि उनकी बहन को यह उल्टी सिख विद्या कौन दे रहा है। वह लोग अगले दिन अपने घर वापस चले गए, और घर वापस जाने के बाद जब लोकेश के साथ बाहर घूमने के लिए गई हुई थी वह, तब उसके भैया भाभी ने बैठकर अपने पिता से बात की। रागिनी को माँ सही सिख विद्या नहीं दे रही है पापा, एक दिन उसका घर बहुत बुरी तरह से बर्बाद होगा। पिताजी, अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो वह दोनों बुजुर्ग बिना किसी गलती के इस तरह सज़ा भोगते रहेंगे, और हम लोग यह सब जानने के बाद उस पाप के भागीदार बनते रहेंगे। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, माँ को उसे सही बात बतानी चाहिए, लेकिन वह तो उसे उल्टे ही रास्ते पर चला रही हैं। इसीलिए अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे सही रास्ते पर लाएं और उसे सही गलत का ज्ञान कराएं। उसकी बात सुनकर उसके पिता बोले, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। तुम्हारी माँ अपने घर में तो अपनी मनमर्जी से चलती ही है, अब उसने रागिनी के ससुराल में भी अपनी मनमर्जी चलाना शुरू कर दिया है। वह रागिनी को अपने जैसी ही सिख विद्या दे रही है, जैसे अपने घर पर उसने अपना राज करके रखा है, किसी और की नहीं चलने देती, वैसे ही वह रागिनी को भी सिखा रही है। हम लोग तो कुछ इसलिए नहीं कहते कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन अब अपने सर से ऊपर पानी जा चुका है। हम लोगों को कुछ तो करना ही होगा, वरना इस घर के साथ साथ रागिनी का घर भी तबाह हो जाएगा। हमारी बहू तो बहुत ज़्यादा समझदार है, वह सारी बातें समझती है और अपनी सास को उल्टा जवाब नहीं देती, उसकी गलतियों के बावजूद भी। लेकिन रागिनी, वह अपने सास ससुर को बिना किसी गलती के इतनी सज़ा दे रही है। तब उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जैसे रागिनी अपने सास ससुर के साथ कर रही है, अब रागिनी की भाभी नित्या भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेगी। जैसे रागिनी ने अपने पति लोकेश को इस बारे में पता नहीं चलने दिया, इस तरह नित्या भी अपने पति को पता न चलने का बहाना करेगी। और सास को कैसे रोकना है, यह आप जाने ससुर जी। तब उन लोगों ने प्लान बना लिया और उस पर अगले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। रागिनी की भाभी नित्या ने भी अब सुबह को जल्दी उठने की बजाय लेट उठना शुरू कर दिया। सुबह को 10 बजे तक वह अपने कमरे में ही पड़ी रहती। जब उसकी सास ने उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देना शुरू किया, तो वह ऊपर से चिल्लाती हुई आई और बोली, बुढ़िया, सुबह सुबह क्यों दिमाग ख़राब करके रखा है तूने मेरा? और क्या उठकर नाश्ता बना हल्ला काट रही है? तेरे क्या हाथ नहीं है, या फिर तुझे खाना बनाना नहीं आता? जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, तब तक क्या कोई और बनाता था इस घर में नाश्ता? अगर 1-2 दिन बना लेगी तो क्या तेरे हाथ टूट जाएंगे या तू मर जाएगी? लेकिन नहीं, तूने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ कर रखा है। अगर तूने आज के बाद मुझे जल्दी उठाने की कोशिश की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, समझी? अब जा जाकर नाश्ता बना। उसकी यह बात सुनकर रागिनी की माँ का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वह बहुत नरम आवाज़ में बोली, बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो हमेशा मुझे मम्मी जी कहकर ही बात किया करती थीं। आज तुम्हें क्या हुआ है कि तुम मुझसे तू तड़ाक करके बात कर रही हो, मेरा नाम ले रही हो? तभी रागिनी की भाभी चिल्लाती हुई बोली, बुढ़िया, तुझे इज्जत रास कहाँ आती है? अब मैं समझ गई हूँ कि तुझे भी रागिनी दीदी जैसी ही बहू चाहिए थी, तभी तो तू मेरी कदर नहीं करती थी। और रागिनी दीदी जैसे अपनी सास के साथ करती हैं, आज से मैं भी तेरे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करूँगी। तू जब ही खुश रहेगी, है ना? तब उसकी सास बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तभी रागिनी की भाभी चिल्लाती हुई बोली, अपना मुंह बंद कर और जाकर नाश्ता तैयार कर। मैं इतने नहा कर आती हूँ। और हाँ, मुझे नाश्ता टेबल पर चाहिए। मेरे पति ड्यूटी जा चुके हैं,
मुझे लगता रही है कि आज तूने उन्हें लंच बनाकर टाइम से दिया होगा, लेकिन तुझे बता देती हूँ कि कल से उन्हें टाइम से लंच बनाकर दे देना। और अगर वह पूछें कि लंच मैंने क्यों नहीं बनाया या लंच मैं क्यों नहीं बना रही हूँ, तो उन्हें प्यार से समझा देना कि तूने मुझे लंच बनाने से मना किया है, क्योंकि तू चाहती है कि तू खुद अपने बेटे के लिए लंच बनाए। समझी? और अगर तूने बिल्कुल भी अपने बेटे को बताने की कोशिश की तो तू जिंदा नहीं बचेगी। समझी? अब जाकर मेरे लिए नाश्ता बना और अपने पति से कह देना कि जाकर कपड़े धो दे, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। और फिर पूरे घर की सफाई भी करनी है, बहुत गंदा हो रहा है, सारे में धूल धूल जमी हुई है। समझी? इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अब इसी तरीके से दिन बढ़ने लगे और रागिनी की भाभी नित्या भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी, लेकिन पीछे से वह अपने ससुर को हटाकर खुद ही सारे कपड़े धोया करती थी और घर की सफाई भी करती थी, लेकिन अपनी सास को वह किसी काम में मदद नहीं किया करती थी। जो भी उसकी सास का सारा काम होता था वह उसकी सास खुद ही किया करती थी। जितनी देर में उसकी सास किचन में से खाना बनाकर बाहर आती, इतनी देर में वह अपना सारा काम निपटा देती थी और उधर ऐसा बर्ताव करने के बाद बहुत उदास रहती थी। जबकि उसका पति काम से वापस आया तो उसने उसे समझाया कि वह यह सब तो अपनी बहन को, यानी अपनी ननंद को और अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं ना। वह इस सब बात का दोष खुद को ना दे, यह सब तो उनके प्लान का हिस्सा है और जब तक वह सख्त नहीं होंगे तो वह अपनी सास यानी कि रागिनी की माँ और रागिनी को सबक कैसे सिखाएगी। उसने अपनी पत्नी को समझाया और उसे शांत कराया। अब 2 दिन बाद रागिनी उनके घर आने वाली थी, 1-2 दिन रुकने के लिए। तब रागिनी ने अपनी भाभी को बताया कि वह 2 दिन रुकने के लिए अपने घर आ रही है। तब उसने कहा कि हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल आप ही का घर है। आप 2 दिन के लिए क्यों, 4 दिन रुक कर जाइएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब रागिनी ने हंसकर फ़ोन काट दिया और रागिनी की भाभी नित्या ने कहा कि कल को घर में दीदी आ रही हैं, आज घर की पूरी सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए और अब पूरे घर को अच्छे से चमका देना। रागिनी का आने का समय हो गया। रागिनी ने घर में आते ही अपनी माँ के बारे में पूछा कि भाभी माँ कहाँ है और पापा कहाँ हैं, दोनों कहीं नज़र नहीं आ रहे। तब उसकी भाभी हंसते हुए बोली, दीदी आपके आने की बात सुनकर दोनों बहुत खुश थे और दोनों घर के काम करने में लग रहे हैं। माँ जी तो किचन में आपके लिए तरह तरह के पकवान बना रही हैं और ससुर जी पीछे बगीचे की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे आएंगे तो यहाँ खेल लेंगे, इसलिए मैं वहाँ की सफाई कर देता हूँ। यह सुनकर रागिनी को अजीब लगा कि बगीचे की सफाई पापा क्यों कर रहे हैं। भाभी, गार्डनर था तो सही वहाँ, वह कहाँ चला गया? और माँ किचन में क्यों लग रही हैं? किचन का काम आप क्यों नहीं कर रही? तब वह हंसती हुई बोली, अरे दीदी, आप तो बड़ी भोली बन रही हैं। मुझे पता है कि आपको इसी तरीके का वातावरण पसंद है, क्योंकि जब हम लोग आपके घर गए थे तब आप भी तो अपने सास ससुर के साथ ऐसे ही बर्ताव कर रही थीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपके वाली ज़िंदगी जीऊँ। मेरे पास भी तो भगवान की दुआ से मेरे सास ससुर दोनों ही जिंदा हैं, तो क्यों ना मैं भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं। और वैसे भी नौकरों को रखकर क्यों फालतू के पैसे खर्च करना। आपके भाई कौन सा लाखों की तनख्वाह उठा रहे हैं, उनकी सैलरी तो यूं ही सारी ख़त्म हो जाती है, घर के खर्च ही इतने हैं और ऊपर से आपके आए तीसरे दिन खर्चे कि आज तीज, आज त्योहार आने वाला है, कल को उस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। आपकी माँ के खर्च अलग हैं और मैं कहाँ गई, मेरे भी तो शौक मौज हैं, मुझे भी तो पूरे करने हैं ना। तो अब मैं इतने पैसे नौकरों पर खर्च करूं, उससे अच्छा है कि मैं नौकरों का काम आपके मम्मी पापा से ही करवा लेती हूँ। सही किया ना मैंने। यह तो मेरा दिमाग आपके घर जाने के बाद ही चला था कि क्यों ना मैं भी आपकी तरह ही करूं। नौकरों के पैसे भी बच जाएंगे और मेरे खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, घर का काम भी पूरा यह दोनों कर ही लेंगे। पूरे दिन घर में पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। यह सब सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी भाभी पर चिल्लाती हुई बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा बिहेव करने की। तब उसकी भाभी नित्या उस पर और जोर से चिल्लाती हुई बोली,
अपनी आवाज़ को लगाम दो। इस वक्त तुम मेरे घर में खड़ी हो, आई बात समझ में? और रही बात इन दोनों के काम करने की, तो तुम अपने आप को क्या सती सावित्री समझती हो? तुम क्या अपने सास ससुर से काम नहीं करवाती? दिन रात उन्हें कुत्तों की तरह घिसती हो। अरे, मुझे सबक सिखाने के लिए आई हो? जाओ जाओ, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तब किसी के ऊपर उंगली उठाना। आई बात समझ में? उसकी यह बात सुनकर रागिनी को अपनी गलती समझ आई और वह कहने लगी, भाभी, मैं समझ गई हूँ कि मैं अपने सास ससुर के साथ कितना गलत करती थी, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि आप ऐसा बर्ताव मेरे मम्मी पापा के साथ मत कीजिए। तभी उसकी भाभी बोली, वाह दीदी वाह, तुम्हारे मम्मी पापा तो मम्मी पापा, वह किसी के मम्मी पापा नहीं है क्या? क्या आप उनसे कितना काम कराती थीं? आपने उनकी हालत भी नहीं देखी कि वह लोग कितने बुजुर्ग हैं और उनसे कितनी बदतमीज़ी से बात की। मैं तो आपके मम्मी पापा से कभी इतनी बदतमीज़ी नहीं करती। और रही बात काम की, तो थोड़ा काम कर लेंगे तो हट्टे कट्टे हाथ पैर चलते रहेंगे। कौन सा गलत कर दिया मैंने? और रही बात इस सब मैटर की, तो इसमें आप अपनी टांग ना अड़ाएं, अपने काम से काम रखें। एक दो दिन रुकने के लिए आई हो तो रुको, खाओ पियो ऐश करो और टाइम होते ही अपने घर निकल जाना, समझी? मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। उसकी यह बात सुनकर रागिनी अपनी भाभी से बोली, भाभी, अगर आपको काम करवाना ही है तो मैं काम कर देती हूँ। आप मम्मी पापा को आराम करने दीजिए। उनकी यह उम्र काम करने की नहीं है जो आप उनसे इतना काम करवा रही हैं। तभी अंदर से उसका भाई निकलता हुआ बोला, अच्छा, इनकी उम्र काम करने की नहीं है तो क्या तुम्हारे सास ससुर की उम्र काम करने की है? तभी रागिनी का पति लोकेश बोला, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? भाभी भाभी भी इस बारे में ही कुछ बात कर रही थी। तभी रागिनी अपने पति को चुप करती हुई बोली, कुछ नहीं लोकेश, आप गाड़ी में जाकर बैठिए, हम लोग वापस घर चलते हैं और मैं भैया भाभी से बाद में बात कर लूँगी। तभी उसका भाई लोकेश को रोकता हुआ बोला, रुको रुको लोकेश, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। लोकेश हैरानी से रागिनी के भाई की तरफ देखता हुआ बोला, मेरी पत्नी? आपकी बहन भी तो है भैया। तभी रागिनी के भाई ने कहा, नहीं नहीं, यह तो अब बस तुम्हारी पत्नी ही है। मेरी बहन होने का हक तो यह बहुत पहले खो चुकी है। जिस दिन इसने तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव किया था, एक इंसानियत के नाते भी इसने उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया। अपनी जेब से उसने फ़ोन निकाला और उसने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी रागिनी की, जब वह अपने सास ससुर के साथ मिसबिहेव कर रही थी, तो वह वीडियो उसने सब लोकेश को दिखा दिया। यह सब देखने के बाद लोकेश बहुत गुस्सा हुआ और रागिनी को वहीं छोड़कर जाने लगा। तभी रागिनी लोकेश का हाथ पकड़ती हुई बोली, लोकेश, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी गलती क्या थी। अब जब भैया भाभी ने मेरे साथ मम्मी पापा के साथ ऐसा किया है, तब मुझे समझ आया है कि वह भी तो तुम्हारे मम्मी पापा हैं जिनके साथ मैं इतना बुरा बर्ताव कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो लोकेश, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उनके साथ तो मैं कब से इतना गलत व्यवहार कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो लोकेश। लोकेश ने रागिनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उसे वहाँ छोड़कर जाने लगा। तभी रागिनी का भैया और भाभी और उसके माता पिता आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा, इसे अपनी गलती का एहसास है और हम समझ सकते हैं कि इसकी आंखों में यह पछतावे के आंसू हैं। तुमसे आखिरी बार और पहली बार एक मौका मांग रहे हैं, इसे माफ़ कर दो। अगर आज के बाद दोबारा इसने ऐसी कोई भी गलती की तो तुम बिल्कुल इसे माफ़ मत करना, चाहे तो जेल भेज देना। हम लोग तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे, पर प्लीज़ बेटा, एक बार हमारे कहने पर इसे माफ़ कर दो। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह रागिनी और लोकेश के साथ उसके घर गए। वहाँ पर रागिनी ने जाकर अपने सास ससुर के पैर पकड़े और उनसे अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगने लगी कि मैं आप लोगों के साथ बहुत गलत करती थी। मुझे आज मेरे भैया भाभी ने एक बहुत बड़ी सीख सिखाई है और मुझे मेरी गलती का एहसास भी कराया है। जैसे मेरे लिए मेरे माता पिता हैं, वैसे ही ससुराल में आप भी मेरे माता पिता हैं, जिनका ख्याल मुझे अच्छे से रखना चाहिए। लेकिन मैंने कभी आपको अपने माता पिता का दर्जा ही नहीं दिया। जब तक आप कमाते थे और घर में पैसे आ रहे थे, मैं सिर्फ तब तक आपकी इज्जत करती थी, और जब से आप रिटायर हुए,
तब से लेकर अब तक मैंने एक दिन भी आपकी इज्जत नहीं की और ना ही आपको मान सम्मान दिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, पर फिर भी एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू देखकर उसके सास ससुर ने भी उसे माफ़ कर दिया और खुशी खुशी अपनी बहू को अपना लिया। और उधर रागिनी की भाभी नित्या ने, उसके ससुर ने और उसके पति ने मिलकर जो प्लान बनाया था वह अब सक्सेसफुल हो चुका था। उनकी बहन रागिनी को उसकी की हुई गलती का पछतावा करवाना चाहते थे, जो उन्होंने करवा दिया, और अपनी माँ को भी उसकी की हुई गलतियों का एहसास करवाना चाहते थे। अब वह लोग भी अपनी गलती को समझ चुके थे और सबको पता चल गया था कि रागिनी की भाभी जो कुछ भी कर रही थी वह बस एक नाटक था और उसने अपने ससुर से कुछ काम नहीं करवाया था। जब उसकी सास सामने से हटती थी तो उसकी भाभी सब कुछ जाकर सारा काम कर दिया करती थी। वह उन लोगों की बहुत इज्जत करती है और उनसे प्यार भी बहुत करती है। इसीलिए रागिनी की माँ भी अपनी बहू की इज्जत करना शुरू कर देती है और उसे भी पूरा मान सम्मान देने लगी। 4 लोगों के बीच में अब उसकी बेइज्जती नहीं करती थी, उसे अपनी बहू का दर्जा दिया और सब लोग अपने अपने परिवार में खुश रहने लगे। लोकेश ने भी अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया और अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी अपने परिवार में रहने लगा। और अब रागिनी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, घर का सारा काम समय से कर लेती और बचे हुए समय में अपने सास ससुर की सेवा करती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।